आज हम अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। मैडम, यह अपठित क्या होता है? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तुम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पाठ पढ़ते हो और प्रश्नों के उत्तर देते हो। इसे पठित सामग्री कहते हैं। अपठित वह सामग्री है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है तथा आपने पहले नहीं पढ़ी है। गरिमा, यह पुस्तक लो और इस कविता को पढ़ो। प्रयागराज में ठिठक गई जमुना, किस मुंह से मिलूं बहन गंगा से। मेरा श्यामल श्यामल निर्मल जल, उसकी श्वेत सुधा धारा में मिलता तो खिल खिल जाती बहन गंगा। दूषित जल से होगी विकल, गंगा ने जमुना की पीर भांप ली। बोली क्षमा कर बहन, चलिया। दूर क्यों खड़ी है तू, देख देख मुझ में बदबू, किसकी है यह करतूत। दूर खड़ा बोल उठा शहतूत, आदमी की करतूत। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जमुना प्रयागराज में क्यों ठिठक गई? उत्तर, जमुना अपना गंदा जल देखकर प्रयागराज में ठिठक गई। गंगा ने जमुना को क्या संदेश दिया और क्यों? उत्तर, गंगा ने जमुना को अपने आसपास आने का संदेश दिया क्योंकि उसका जल भी बदबूदार था। शहतूत ने इस काली करतूत का दोषी किसे बताया? उत्तर, शहतूत ने जल को दूषित करने वाली करतूत का दोषी आदमी को बताया। सुधा और जल के दो दो पर्यायवाची लिखिए। उत्तर, सुधा अमृत पीयूष, जल वारी नीर। निर्मल और बदबू शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। उत्तर, निर जमा मल, बद जमा बदबू। बच्चों, कविता का ये अंश आपने पहले नहीं पढ़ा। आपने इसे सुनकर प्रश्नों के उत्तर दिए। यह अपठित पद्यांश कहलाएगा। इसी प्रकार जब किसी गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हो तो उसे अपठित गद्यांश कहेंगे। आप लोगों को मैं समझाती हूँ। अपठित गद्यांश से तात्पर्य ऐसे गद्यांश से है जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। विद्यार्थियों के गद्य बोध की परख के लिए उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित गद्यांश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिन पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर उन्हें लिखने होते हैं। इनमें प्रश्न बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, जिनके उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर देने होते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके मुख्य भाव या विचार को समझकर ग्रहण करना चाहिए। गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, अपनी सोच या विचार के अनुसार नहीं। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक उचित, छोटा और मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के सभी विकल्प आपको सही लग सकते हैं, किंतु एक विकल्प ही सबसे सही होता है। अतः सोच समझकर ही सही उत्तर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। गद्यांशों को पढ़िए और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है, अतः उस पर किसी भी प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को यदि सभी प्रकार के नियमों के बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो चारों ओर वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। मानव मानव ही है, देवता नहीं। उसमें सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों ही होती हैं। मानव सभ्य तभी तक रहता है जब तक वह अपनी सुवृत्तियों की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। इसलिए मानव के पूर्ण विकास के लिए कुछ बंधनों और नियमों का होना आवश्यक है। अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधक नहीं, अपितु उसे पूर्ण उन्नति तक पहुंचाने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। कुछ व्यक्ति ऐसा क्यों सोचते हैं कि नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए? मानव मानव ही है,
देवता नहीं से क्या तात्पर्य है? ग, नियमों के अभाव का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घ, अनुशासन क्यों आवश्यक है? अंग, शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत के गांव अपने आप में लगभग एक स्वतंत्र इकाई थे। प्रत्येक भारतीय गांव आत्मनिर्भर था। कृषि पर आधारित होने के कारण अधिकांश ग्रामीण केवल खेती करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय उनका रहन सहन का ढंग तत्काल बदल जाता था। ऐसे में हस्तशिल्पकारों को कहीं दूर जाकर कमाने की आवश्यकता होती थी। मुसलमान शासकों के राज्य में कर वसूली के लिए अमीरों या जमींदारों को एक निश्चित क्षेत्र में आने वाले गांव से कर वसूलने के लिए रखा जाता था। विदेशी होने के कारण वे रियाया यानी प्रजा से क्रूरता से पेश आते थे और खून खराबा करते थे, परंतु ये जमींदार या अमीर गांव की कृषि योग्य भूमि पर स्वयं काबिज नहीं हो सकते थे। इस प्रकार जमींदार या अमीर शासन के एजेंट थे। क, अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांवों की क्या स्थिति थी? उत्तर, भारतीय गांव लगभग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थे। ख, ग्रामीणों का मुख्य धंधा क्या था? उत्तर, ग्रामीणों का मुख्य धंधा खेती था। मुगलों के शासन काल में अमीरों का क्या काम था? उत्तर, अमीरों का काम कर वसूली था। घ, जमींदार या अमीर गांव की जनता पर जुल्म क्यों करते थे? उत्तर, विदेशी होने के कारण वे जनता पर जुल्म करते थे। मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। प्राकृतिक, भारतीय। उत्तर, प्रकृति जमा इक, भारत जमा ईय। आइए पहले अपठित गद्यांशों का अभ्यास करें, फिर अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश से अभिप्राय उस पद्यांश से है जो पहले पढ़ा हुआ न हो। अपठित पद्यांश बोध के अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों में कविता को समझने और भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। अपठित पद्यांश पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने से पहले पद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए और उसका मूल भाव समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सदैव अपनी सरल भाषा में देने चाहिए। उत्तर में कविता की पंक्तियां ज्यों की त्यों नहीं लिखनी चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर में दिए गए सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और पद्यांश के आधार पर सही विकल्प चुनिए। नीचे अपठित पद्यांशों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं की कल्पलता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लड़ाता हूँ अपने माथे पर। यूं तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। क, कवि किसको अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहता है? मातृभूमि की मिट्टी की तुलना किससे की गई है? मातृभूमि की शोभा के आगे किसकी शोभा फीकी है? आशाओं अभिलाषाओं का कल्पतरु से क्या अभिप्राय है? कवि किस नाते पर गर्व करता है? कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है? आम की थी डाल हरियल, मैं मगन मन झूमता था। कई पल्लव और भी थे, उन्हें जी भर चूमता था। देख मेरा हरा यौवन मुस्कुराते नित्य डाली। गीत से मन जीत लेते कभी कोयल कभी माली। बाग बस्ती में अचानक हुआ मेरा रंग पीला। खिलखिलाना बंद बजना बंद, यह तन पड़ा ढीला। हवा ने ऐसा हिलाया डाल का भी साथ छूटा। रह गया परिवार पीछे, एक पल्लव हाय टूटा। जब हवा की गोद में कुछ दूर बगिया से बहा, देवता हो तुम पवन मेरी सुनो मैंने कहा।
जन्मभूमि बाग मेरी मूल माँ के चरण चूमूं, खाद बनकर करूं सेवा फिर किसी डाले पे झूमूं। पवन की करुणा कृपा से बाग में उड़ लौट आया, वृक्ष के चरणों में पल्लव खाद बनकर मुस्कुराया। क. युवावस्था में पल्लव कैसा था? ख. अचानक पल्लव को क्या हुआ? ग. पल्लव ने हवा से क्या प्रार्थना की? घ. पल्लव जन्मभूमि की सेवा कैसे करना चाहता था? अंग. कौन सा शब्द पल्लव का पर्यायवाची नहीं है?